आज आप देखेंगे कि नौकरी की समस्या क्यों बड़ी हो गई है और क्यों ये एक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले रहा है। आप याद करें कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव के समय में नौकरी सीरीज के कारण रेलवे पर दबाव बना और पीयूष गोयल को अनाउंस करना पड़ा कि हम सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन और अन्य भर्तियां निकालेंगे। और उन्होंने तो दावा किया था कि 1 साल के भीतर सारी भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन आज तक की नहीं। जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें भी पूरी तरह से सैलरी अभी शुरू नहीं हुई है, उनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई तो भत्ता नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, 2019 में एनटीपीसी कैटेगरी की वैकेंसी निकाली, रेलवे ने फॉर्म भरा है, उसके इम्तहान का अभी तक पता नहीं है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, और ये चल गया। काफ़ी मजाक उड़ा। युवाओं ने कहा कि छोड़ो इन बातों को, क्या करना है, हम फिर से वोट देते हैं। वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन इस मुद्दे के साथ अन्याय मत होने दीजिए। इस मुद्दे को आप थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप व्यापकता से समझें। मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूं। अभी एक नई किताब आई है, ये संतोष मेहरोत्रा की किताब है, रिवाइविंग जॉब्स एन एजेंडा फॉर ग्रोथ। ये अर्थशास्त्री लोग हैं, इन्होंने मिल के लिखा है। कई लोगों के इसमें लेख हैं और ये 599 रुपये की किताब है। तो इसको पढ़ते हुए कुछ बातें समझ में आई, लगा कि आपके सामने रखना चाहिए। तो देखिए, 3 तरह की चीज़ें हैं। स्वरोजगार है, सरकारी रोजगार है और प्राइवेट नौकरी है। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, आप स्वरोजगार करें। भैया, ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि भारत के लोग वैसे ही स्वरोजगार सबसे ज़्यादा करते हैं। खेती के बाहर जितने भी लोग नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं, उनमें से 99% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। और इस असंगठित क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनमें से 65% लोग स्वरोजगार करते हैं। तो स्वरोजगार तो आप पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम है। 10,000 15,000 वेतन पे लोग काम कर रहे हैं। और इसमें भी क्या झटका लगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं असंगठित क्षेत्र के मुकुट हैं। इनमें बिना कौशल के भी लोगों को काम मिल जाता था। काम बहुत पैसे का नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद से हमारा एक्सपोर्ट जो है काफ़ी गिर गया। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां थी उन्हें क्वालिटी नौजवान नहीं मिल रहे थे, तो वो यहाँ अच्छी चीज़ें बनाने नहीं आई। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपका रोजगार कम हो गया। कंस्ट्रक्शन, जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनती है, इन सब चीज़ों में किरण जी, मैं काश मेरे पास सचिवालय होता तो मैं सबकी समस्याओं का समाधान कर देता, पर मैं पत्रकार ही हूँ, मैं कितनी उम्मीदों को पूरा कर पाऊंगा। तो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया। आप जानते हैं कि अब इस सेक्टर में ना तो सैलरी है ना नौकरी है। तो ये जो 2 सेक्टर थे जिसमें कम क्वालिटी वाले नौजवानों को काम मिल रहा था, ये बैठ गया। और टेक्सटाइल भी था, वो भी बैठ गया। तो कम क्वालिटी वाला नौजवान कौन है, आप समझिए। ये हमारे ज़िलों के, बक्सर हो या आरा हो या फिर नालंदा हो या जमुई हो या सहरसा हो या बेगूसराय हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो या दरभंगा हो, इन सब के कॉलेजों से पास किए हुए जो नौजवान थे, उसमें पढ़ाई तो होती नहीं थी। 3 साल का बीए 5 साल में हो रहा था, मज़े में, कोई परवाह नहीं कर रहा था। तो आप क्वालिटी नहीं पढ़ पाए, तो आप क्वालिटी के नौजवान नहीं बन पाए, तो आपको कम पैसे का वेतन मिला। अब आपको 10,000 या 15,000 रुपए का वेतन मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में ज़्यादातर लोग इसी प्रकार के वेतन में काम करते हैं। अगर आप सिर्फ कई साल आप 15,000 के वेतन पे काम करेंगे, तो आप काम करते हुए भी गरीब होंगे, और दूसरा, काम नहीं मिलेगा तो भी आप गरीब होंगे। तो बड़ा हिस्सा भारत में की आबादी का बड़ा हिस्सा, जिसे के पास काम नहीं है और जिसके पास काम है, वो गरीब हो रहा है। तो इस किताब में एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें कहा गया है कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये प्रधानमंत्री भी 2014 से कहते हैं कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा 65% 35 साल से कम उम्र के लोगों का है। इनका कहना है कि इसका लाभ, ये मौका किसी देश की जिंदगी में बहुत मुश्किल से आता है, एक बार आता है। इसका लाभ हम उठा रहे थे, लेकिन अब जब बेरोजगारी आई, अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद से चौपट होनी शुरू हुई, तो लोगों के रोजगार कम हो गए,
और जो 10 से 12 हज़ार कभी धीरे धीरे सैलरी बढ़ती थी, वो भी संभावना समाप्त हो गई। तो अब आप भारत की आबादी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जिससे हमें लाभ मिलना था, उसको लाभ का मतलब क्या हुआ? उसको काम मिलेगा, वो अच्छा कमाएगा और कुछ बचत करते हुए बुढ़ापे की तरफ जाएगा। तो इस किताब में कहा गया है कि अब भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2040 में समाप्त होगा। सिर्फ 20 साल बच गए हैं। अगर हमने नौकरी की संभावनाओं को बेहतर नहीं किया तो हमारी जो इस वक्त की आबादी है वो बेरोजगारी के दौर से बुढ़ापे में प्रवेश करेगी। दो तरह से, जिसके पास काम नहीं है और जिसके पास काम है उसके पास सैलरी कम है। सैलरी कम है, उसके पास सामाजिक सुरक्षा कम है। सामाजिक सुरक्षा कम है, आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास बीमा है। असर क्या होगा? अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो जो भी आपके अकाउंट में 40,000 50,000 रुपए होगा और साथ में कर्ज आ जाएगा, पैसा उड़ जाएगा। तो आप गरीबी रेखा से नीचे जाएंगे या उतना ही अमीर हो पैसा आएगा कि आप जी सकें। इसलिए बहुत बड़ी आबादी को काम मिलने के बाद भी भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी है, क्योंकि आपको काम नहीं मिला। तो इनका कहना है कि जब तक क्वालिटी का एजुकेशन नहीं होगा, जो आपको नहीं मिला, तो आपको अच्छी सैलरी का काम नहीं मिलेगा और आप जो काम करने जाएंगे उसको बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, आपका हुनर खराब होगा। अब इन्होंने स्किल इंडिया चलाया, लेकिन एजुकेटेड इंडिया नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सारे कॉलेजों में मास्टर रखने पड़ते, अच्छे मास्टर रखने पड़ते। तो आप क्वालिटी के छात्र बनते तो अच्छी नौकरी करते, अपनी भी, और ऐसा कुछ करते कि और लोगों को भी नौकरी देते। स्वरोजगार आप अभी भी आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए, किसी ने लिखा, अनुराग ने, कि बिहार एसएससी में 6 साल से पेंडिंग है। ये मजाक नहीं है क्या? क्या समझ रखा है लोगों ने इस देश के नौजवानों को? ये मजाक हो रहा है आपके साथ। तो आपका एजुकेशन खराब हुआ, आप खराब क्वालिटी के नौजवान बने, आप कोचिंग में भटकते रहे मामूली बीए पास करने के लिए, कॉलेज में महंगी फीस दी, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हुई, कोचिंग में दोबारा पैसा दिया आपने। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है, किसी देश में नहीं होता। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए था, जो इन्होंने आज भी नहीं सोचते। इन्हें लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान, कुछ पाकिस्तान का भेज दो, कुछ चीन का भेज दो, हमारा नौजवान उसी में टहल टहल के समाप्त हो जाएगा। जाति धर्म से बड़ा क्या हो सकता है? वो उसकी पहचान के लिए जान दे देगा, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। आप मत करो। तो आपको खराब क्वालिटी का नौजवान बनाया गया। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बंद कर दी गईं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संभावना समाप्त हो गई। तो बेरोजगारी बढ़नी थी। सरकार जो भर्तियां निकाल रही थी वो सिर्फ 4th ग्रेड की भर्तियां निकाल रही थी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो नौकरी जिसकी 4th ग्रेड की सैलरी चूंकि 20,000 25,000 थी, और प्राइवेट सेक्टर में जहां वो 12,000 पे काम कर रहा था, इंजीनियर होते हुए भी, मैनेजमेंट की डिग्री लेते हुए भी, जाहिर है वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। इसलिए वहां पर भीड़ थी, भगदड़ थी। अब आप देखें कि 2014 के बाद से यूपीएससी में आईएएस आईपीएस के भी पदों की संख्या में गिरावट आई है। सरकारी जो बी ग्रेड की नौकरियां थीं, एसएससी, राज्यों में आयोग की परीक्षाएं थीं, उनकी परीक्षाएं रोक दी गई। 2017 में कई महीने तक नौकरी सीरीज चलाने के बाद एसएससी की पुरानी परीक्षाओं के रिजल्ट आए। लोकसभा चुनाव में इसे पकौड़ा तलने को रोजगार कह दिया गया, उसके बाद खत्म हो गया। उद्योग का विकेंद्रीकरण है सर, आप समझिए जरा ढंग से। बीच में आप कोई भी आइडिया मत डालिए कि उद्योग का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। जहां केंद्रीकरण है वहां क्या नौकरी मिल रही है? वहां मशीनीकरण के कारण नौकरी कम हो गई, बिजनेस ठप हो गया, इकोनॉमी बैठ गई, तो उन लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया। 90% आबादी जो वर्क फोर्स है वो अगर मामूली तनख्वाह पर नौकरी करेगी तो बाजार कैसे बड़ा होगा? बाजार सिर्फ मामूली चीजों का होगा। अब लिख रहे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी अच्छे पैसे की नौकरी नहीं मिलती है। क्वालिटी की टीचर कैसे नहीं मिलेगा? क्या बात करते हैं शुभंकर मिश्रा जी? आप अगर अच्छी शिक्षा में निवेश नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? आप कहीं से तो शुरू करेंगे।
आप अभी भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल है, आप क्वालिटी के टीचर हो सकते हैं,